हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल नेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है महाजनपद काल और उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न जो है ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे भी ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें बार बार परीक्षाओं में रिपीट करता रहता है। तो आप उन प्रश्नों को पढ़िए ताकि आप यदि वो प्रश्न फिर से पूछे जाएं तो आप वो 2 नंबर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बने थे। तो भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे यहाँ पूछ रहा है कि वो किस धातु से निर्मित थे। तो इसका उत्तर होगा कि वो चांदी से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? चांदी से निर्मित। तो सबसे पहले चांदी के सिक्के बनाए गए थे और यही हमें प्राप्त हुआ है कि सबसे पहले जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं वो चांदी के रहे होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं कि राजा प्रसेनजित का संबंध किस राज्य से था। तो हमने 16 महाजनपदों का वर्णन किया था, वहां हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा था और उनका वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ उनकी राजधानी का भी अवलोकन वहां किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप 16 महाजनपद के लिए उसे जरूर पढ़ें, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो राजा प्रसेनजित का संबंध किस राज्य से था, ये हमारा अगला प्रश्न है। और कहते हैं कि कौशल जो राजा है, कौशल राज्य से राजा प्रसेनजित का संबंध बताया जाता है। कौशल राज्य से राजा प्रसेनजित का संबंध बताया जाता है। अब हम जब कौशल पर आए हैं तो इसकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र जरूर देखेंगे। तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, जैसा हमें इतिहासकारों के माध्यम से पता चलता है। और इसके साथ साथ ये श्रावस्ती वर्तमान फैजाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है कि ये राजा प्रसेनजित के अधिकाराधीन रहा था। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था, अवंतिका। और यदि हम बात करें तक्षशिला, तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इंद्रप्रस्थ पुरानी दिल्ली का जो नाम था वो इंद्रप्रस्थ था। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था और अवंतिका उज्जैन का नाम था। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो कहते हैं उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था और इसी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो उदयन का 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन रहा और इसी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अजातशत्रु। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है और इनके मंत्री का नाम वरस्कार या वरदकार कहा जाता है कि वरस्कार या वरदकार था। और अजातशत्रु वही है जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, तो इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। पिता इनके बिंबिसार थे जिनकी हत्या करके इन्होंने शासन प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? अब प्रश्न देखिए, प्रश्न का उत्तर वही है लेकिन प्रश्न के शब्दों को यहाँ पर बदल दिया गया है। तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र वर्तमान में हम पटना के नाम से इसे जानते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार में ये पटना स्थित है और इसकी स्थापना उदयन ने की थी। तो एक प्रश्न हमारे लिए वर्तमान में भी महत्वपूर्ण हो गया कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पटना बसा हुआ है। तो ये भूगोल की दृष्टि से भी ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। शिशुनाग वंश के किस शासक को काक वर्ण कहा जाता है? शिशुनाग वंश के
किस शासक को काकवर्ण कहा जाता है? तो शिशुनाग वंश के कालाशोक को काकवर्ण नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि ये जो शिशुनाग वंश है, नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, वो भी कहाँ? मगध पर। तो ये जो नाग दशक था, ये नाग दशक हर्यक वंश का शासक था और इसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अब आप ऑप्शंस पहले देखेंगे कि ये नहीं है कि सीधे उदयन ढूंढने लगे कि उदयन होगा, ऐसा नहीं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो हमें ऑप्शंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। ऑप्शंस के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे राजधानी बनाया था, जैसा हमें इतिहासकारों के माध्यम से पता चलता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा का संबंध किस राज्य से है? उदयन वासवदत्ता की दंत कथा का संबंध किस राज्य से है? तो ये एक दंत कथा है जो उदयन से संबंधित है। अब उदयन आया है तो आप पाटलिपुत्र नहीं ढूंढेंगे, यहाँ पर इसका उत्तर है उज्जैन। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो ये उज्जैन से संबंधित है ये दंत कथा, और ये उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस काल में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस काल में हुआ था? इसका उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय माना जाता है, अर्थात हर्यक वंश का। तो जो हर्यक वंश, बिंबसार ने इसकी स्थापना की थी 544 ईसा पूर्व में बिंबसार ने, बताया जाता है कि इसकी स्थापना की थी हर्यक वंश की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिंबसार का शासनकाल 492 ईस्वी तक रहा था। 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। तो मगध साम्राज्य का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। कहते हैं कि मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत और पुराणों में मिलती है, और ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक है वो बृहदत्त था, और वह जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। और मगध की पहले जो राजधानी बताई जाती है वो वसुमती या गिरिव्रज या राजगीर भी बताई जाती है। तो ऐसा हमें इतिहासकारों के माध्यम से पता चलता है, और जो इतिहासकार जिन तथ्यों को देते हैं हमें उन्हीं तथ्यों को पढ़ना होता है और उन्हीं को याद करना होता है। तो ये सारे तथ्य हमें मगध साम्राज्य के उदय से संबंधित पता चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर पूछा जा रहा है वो कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा काशी। काशी इसका सही उत्तर होता है। काशी सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, और ये जो है इसका अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये वर्तमान वाराणसी, उसी को तो काशी के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे प्राचीन नगर है जिसके बारे में हमें वेदों से भी पता चलता है। तो सबसे प्राचीन नगर जिसका वर्णन वेदों में किया गया है तो वो काशी है। आगे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है बी, लिच्छवियों द्वारा। लिच्छवी द्वारा। और लिच्छवी राजा चेटक को हमेशा याद रखना है क्योंकि वो लिच्छवी वंश के थे, और उनकी बहन चेल्लना और त्रिशला, ये 2 रानियों को भी हमें याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं कि 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 16 महाजनपदों के विषय में, तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें 16 महाजनपदों के विषय में सूचना मिलती है। वहीं अगर हम बात करें जैन ग्रंथ की तो भगवती सूत्र से हमें सूचना मिलती है कि 16 महाजनपद हुए। इसके साथ साथ
एक महान लेखक जो व्याकरणकर्ता जिन्हें माना जाता है पाणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी और उन्होंने इन्हीं 16 महाजनपदों की संख्या 22 बताई थी। उन्होंने 16 नहीं बताई थी, उन्होंने 22 बताई थी अष्टाध्यायी में महाजनपदों की संख्या। इन तथ्यों को याद रखिए आप, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। जब आप इन्हीं प्रश्नों को पेपर में देखेंगे तो आप एक अलग ही खुशी को अनुभव करेंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए, नेरी स्टडी के साथ बने रहिए। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव डाला था? सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव अर्थात युद्ध हुआ था इनके मध्य? तो इसका उत्तर है बी, झेलम नदी के तट पर। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। तो क्या हुआ था कि सिकंदर ने पोरस के क्षेत्र पर जब आक्रमण किया तो सिकंदर ने पोरस को पुरु भी कहा गया है, कई जगह पर इनको पुरु भी कहा गया है, तो पुरु को पराजित कर दिया। परंतु ये जो सिकंदर था वो पुरु से अत्यंत प्रभावित हुआ, और जब वह प्रभावित हुआ तो उसने इसके विजित किए हुए जो क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया। तो ऐसा पता चलता है कि ये जो पुरु है ये अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा था। इतिहासकार कहते हैं कि इससे प्रभावित होकर सिकंदर ने इसका क्षेत्र इसे वापस कर दिया था। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो सबसे पहले जान लीजिए पाली ग्रंथ किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। इन शब्दों को आपको याद रखना है। मैं बार बार एक ही चीज इसीलिए कहती हूँ क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो भूलना फिर आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए भूलना बहुत ही गलत सिद्ध होता है। तो आपको इन तथ्यों को जरूर याद रखना है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ, 16 महाजनपदों में इनमें से मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेना की राजधानी, या शूरसेना भी इसे बोला जाता है, इनकी राजधानी मथुरा पता चलती है। प्रश्न संख्या 17, शुक्तिमती की राजधानी क्या थी? शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो इसका उत्तर होगा चेदी। जो चेदी था, चेदी एक गणराज्य था, एक महाजनपद था जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी। और इसके साथ साथ ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये वहाँ स्थित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? गोदावरी के तट पर स्थित अस्सक या अश्मक, अस्सक या अश्मक ये गोदावरी के क्षेत्र तट पर स्थित था। इसके साथ साथ ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। जो दक्षिण भारत में स्थित एक जनपद था उसमें ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। प्रश्न संख्या 19 की तरफ, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें जो उत्तर होगा वो सही होगा गिरिव्रज या राजगृह। मगध की 3 राजधानियां बनी, इनका बारे में हम जरूर वर्णन करेंगे कि गिरिव्रज या राजगृह ये तो एक ही बात हो गई, लेकिन इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है और राजगृह भी कहा जाता है। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र, इसको तो भूलना ही नहीं है। अगर हम मगध पर बात कर रहे हैं तो पाटलिपुत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पाटलिपुत्र अर्थात पटना, ये भी मगध की राजधानी बनी और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसको सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया। उससे पहले उदयन ने बनाया था, परंतु जब हम मौर्य वंश की बात करेंगे तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो मैंने अभी बताया था गिरिव्रज ये तो थी, पाटलिपुत्र ये भी थी, परंतु कौशाम्बी इनकी राजधानी नहीं थी। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था, अर्थात वो किस आकृति में बसा हुआ था? तो विन्यास किस प्रकार का था? इसका उत्तर है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, जैसे चंद्रमा का ऐसा आधा चंद्रमा ऐसा ही तो होता है, तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार श्रावस्ती नगर का विन्यास था। प्रश्न संख्या 22 कहता है
कि मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी तथा इसी कारण से वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो पितृहंता शब्द से अजात शत्रु को संबोधित किया जाता है और इसने बिंबिसार की हत्या की थी। उसके बाद इसके पुत्र उदयन ने भी इसकी हत्या की थी। तो अजात शत्रु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने इस पाप का जो प्रायश्चित था वो महात्मा बुद्ध के समक्ष किया था। ये जब उनसे मिलने गया था तो तब इसने इस पाप का वहां पर प्रायश्चित किया और उन्हें कहा कि मैंने अपने पिता की हत्या की, इसलिए मैं इस पाप को आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। प्रश्न संख्या 23, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर है ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था, जो कि खैबर दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करते थे। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद, कई जगह पर इसे धनानंद भी कहा गया है। तो घनानंद नंद वंश का शासक ये सिकंदर महान का समकालीन था और अत्यंत शक्तिशाली शासक। घनानंद अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इसकी सेना बहुत बड़ी सेना थी, इसकी बहुत विशाल सेना थी घनानंद की। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि शायद इसी से डरकर सिकंदर भारत में सीमाओं पर तो रहा, भारत की जो पश्चिम की जो सीमाएं थी, उत्तर पश्चिम की सीमाएं थी, उन पर तो रहा, परंतु उसने उत्तर भारत में कभी प्रवेश नहीं किया और वहीं से वो वापस चला गया। प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? ये कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, ऐसा साक्ष्य मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य। तो ये कलिंग, यहाँ के राजा खारवेल का जो साक्ष्य है वो अत्यंत प्रसिद्ध है और उसी से नहर के साक्ष्य मिलते हैं। और उसके साथ साथ क्या पता चलता है कि कलिंग कहाँ है? कलिंग कहाँ है? तो कलिंग ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके, घनानंद को बंदी बनाकर उसकी हत्या करके उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसके कहते हैं कि जो चाणक्य था उनकी नीतियों पर चलकर, चाणक्य की जो नीतियां थी उनको फॉलो करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 27, राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्रमाण, कि राजा नंद का उल्लेख किसमें किया गया है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी से हमें पता चलता है कि एक नहर कलिंग में खुदवाई गई थी और ये खारवेल, ये वही कलिंग का शासक था। ओडिशा का जो क्षेत्र है वर्तमान का, वहां कलिंग पड़ता था और खारवेल वहीं का शासक था। तो इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें नंद राजा का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या, अब ये देख लेते हैं, कुछ ये वंश है इनसे संबंधित कुछ तिथियां हैं, इन्हें जरूर देखेंगे। हर्यक वंश की तिथि क्या थी? तो 544 से 412 ईसा पूर्व। नंद वंश की 344 से 323 ईसा पूर्व। वहीं मौर्य वंश की बात करें तो इनका शासनकाल रहा 323 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का 323 से 184 ईसा पूर्व और शुंग वंश का 184 से 75 ईसा पूर्व। ये शासनकाल किसका, समय काल क्या रहा, कौन से वंश ने कितने समय तक शासन किया, ये सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28, किस राज्य को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो इसका उत्तर है महापद्मनंद। ये नंद वंश का शासक था और महापद्मनंद जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, ये वही महापद्मनंद है।
और जिसको अपूर्व परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29, प्रसिद्ध वैद्य जीवक का संबंध किसके दरबार से था? प्रसिद्ध वैद्य जीवक का संबंध किसके दरबार से था? तो इसका संबंध था बिंबसार के दरबार से। जीवक का संबंध बिंबसार के दरबार से था। और बिंबसार का ये वैद्य, बिंबसार ने जो एक शासक थे प्रद्योत, जब चंड प्रद्योत के शासन काल में जीवक को भेजा था उनका इलाज करने के लिए, क्योंकि ये एक वैद्य था। प्रश्न संख्या 30 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न कि उस वीर राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अगर कोई राजा पराजित हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वो प्रभावशाली नहीं था या शक्तिशाली नहीं था। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि विजित नहीं कर पाते हैं, परंतु इससे ये नहीं होता कि उनका प्रभाव समाप्त हो जाए। तो कहते हैं कि पुरु या पोरस को झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने हराया था, परंतु सिकंदर स्वयं इससे प्रभावित होकर इसके सभी क्षेत्रों को वापस कर देता है। सिकंदर जब इसको बंदी बनाकर अपने पास लाता है तो इससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो जो पुरु था एक राजा की भांति, एकदम राजा तो था ही, बहुत ही अच्छी गर्व से ये उत्तर देता है कि जैसा एक राजा के साथ एक राजा व्यवहार करता है वैसा ही मेरे साथ व्यवहार किया जाए। तो इन बातों से जो सिकंदर था वो इतना प्रभावित हुआ कि इसका सारा राज्य इसे वापस कर दिया, जो भी विजित किया था, और जो भी ऐसे धन भी लूटते थे ना, तो वो सब कुछ पोरस को वापस कर दिया और सिकंदर इसके बाद वापस भी चला गया था। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और नेरी स्टडी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।